वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस है स्टडी में। साइंस है स्टडी के इस लेक्चर में बच्चों आप पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 चैप्टर 3 को, जिसमें यूनिट और चैप्टर दोनों के नाम सेम है, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को आप पढ़ने वाले हैं। हिंदी में कहें तो धारा वैद्युत को आप पढ़ने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों आज हम फिर से कवर करने वाले हैं यूनिट 2 को, यानी कि धारा वैद्युत जो आपकी यूनिट है उसको कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर को हम आपके लिए लेके आए हैं। तो इस लेक्चर में हम आगे के चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो चैप्टर में आपका शेष रह रहा है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम था करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं धारा विद्युत, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में धारा विद्युत, ठीक है। ये आपका चैप्टर 3 है और यूनिट 2 है, ठीक है। और दोनों के जो नेम है, यानी कि जो यूनिट का नाम है या चैप्टर का नाम है, वो दोनों सेम है, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, या हम हिंदी में बोलेंगे तो धारा विद्युत, ठीक है। तो इसकी जो इस चैप्टर को जो हम कंटिन्यू करते हुए आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें आप सबसे पहले देखेंगे जो विशिष्ट चालकता है, ठीक है। विशिष्ट चालकता क्या है, क्लियर है ना। तो इसमें जो पहली हेडिंग पढ़ेंगे हम कि विशिष्ट चालकता क्या है, तो विशिष्ट चालकता के बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट चालकता के बारे में अगर हम जानेंगे तो देखिए, जो विशिष्ट चालकता होता है इसका जो सिंबल होता है, ठीक है, इसका जो सिंबल होता है बच्चा वो होता है सिग्मा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये जो सिग्मा होता है ना, इसके जो फार्मूला आता है, तो फार्मूला क्या आता है उसको भी देख लो जरा ध्यान से। तो फार्मूला क्या आएगा इसके लिए, जो फार्मूला आएगा तो वो फार्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपान रो, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपान रो। तो अगर हम इसके फार्मूले से अगर डेफिनेशन बताने की कोशिश करेंगे या डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे या आप खुद से डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको सिंपल सा समझ में आ रहा होगा कि जो सिग्मा है इसे क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता। क्या बोलते हैं इसे हम, इसे बोलते हैं बच्चा विशिष्ट चालकता, ठीक है, विशिष्ट चालकता, क्लियर है। और ये जो आपका रो है, ये वाला रो, और ये क्या है सिग्मा था, और ये रो जो होता है ये क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होता है ये, विशिष्ट प्रतिरोध। तो ध्यान दीजिएगा कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है ये किसके इक्वल है, ये सिग्मा के इक्वल तब होगा जब 1 अपान में होगा, ठीक है। 1 अपान में होगा, इसका मतलब क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, व्युत्क्रम है। ये जो 1 अपान का मतलब क्या हो गया, व्युत्क्रम हो गया है ना। तो जब व्युत्क्रम हो गया तो इसके लिए हम जब बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है उसी को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता, ठीक है। क्या बोलेंगे, विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है सिग्मा, ठीक है, इसका जो सिंबल है वो है सिग्मा। अगर हम यूनिट की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी, तो यूनिट इक्वल हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, जो इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध 1 अपान में है तो हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। अब ये 1 अपान में है, व्युत्क्रम में है, तो इसलिए लिख सकते हैं हम कि ओम मीटर का इनवर्स, ठीक है, ओम मीटर का इनवर्स। तो जो इसकी यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी ओम मीटर का इनवर्स। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें, ध्यान दीजिएगा, डायमेंशन का मतलब होता है विमा, ठीक है। तो डायमेंशन की अगर बात करें तब देखो कितना हो जाएगा, क्योंकि ओम मीटर क्या क्या है, इनवर्स, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 1 अपान ओम मीटर। तो ओम मीटर के लिए क्या होगा, विमा जो होगी वो देखिएगा कितना होगी। ओम के लिए होती है ml2 t-3 a-2, क्लियर हो गया, इतना क्लियर है ना। इनटू मीटर के लिए क्या होगा, l, ठीक है, मीटर के लिए क्या हो जाएगा L। तो बच्चा जरा कैलकुलेट करो, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 अपान, ठीक है, 1 अपान ml3, क्योंकि L2 यहाँ पे L1 यहाँ पे है ना, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो t आगे कितना है, t की पावर -3, और क्या हो जाएगा a की पावर -2, ठीक है, a की पावर
2। अब जरा इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो आपकी जो विमा बन जाएगी, ठीक है, जो विमा आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो विमा बराबर हो जाएगा m ऊपर आएगा तो m की पावर कितनी हो जाएगी -1, l ऊपर आएगा तो पावर हो जाएगी -3, t जब ऊपर आएगी तो पावर -3 थी तो हो जाएगी +3, है ना। a -2 ऊपर आएगा तो a की पावर कितनी हो जाएगी 2। क्लियर है ना। तो ये जो डायमेंशन आएगी ये आएगी विशिष्ट चालकता की। तो विशिष्ट चालकता की जो डायमेंशन होगी वो कितनी होगी, m टू द पावर ऑफ -1, l टू द पावर ऑफ -3, t टू द पावर ऑफ 3 एंड a पावर ऑफ 2। क्लियर है ना। तो अब हम देखेंगे अगले टॉपिक को। तो अगला टॉपिक है आपके पास विशिष्ट चालकता, ठीक है, विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध, ठीक है, विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। तो देखिए विशिष्ट चालकता के लिए जो अभी आपने फॉर्मूला निकाला था, फॉर्मूला क्या था, क्योंकि हम लिख सकते हैं कि वी नो डैट जो अभी आपने विशिष्ट चालकता के लिए फॉर्मूला निकाला था वो था सिग्मा बराबर 1/ρ, ठीक है, 1/ρ। इक्वेशन क्या मान सकते हैं, फर्स्ट। इक्वेशन क्या मान सकते हैं, फर्स्ट। अब ध्यान देना क्योंकि आपने रो के लिए एक फार्मूला पढ़ा था, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के लिए फार्मूला पढ़ा था। तो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए फार्मूला क्या था उसको लिख लेते हैं। सिंस रो बराबर क्या होता है, E/J। कितना होता है, E/J, यानी कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसे किसे बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो आपके पास जो फार्मूला आ जाएगा रो बराबर E/J, ध्यान दीजिएगा ऊपर इक्वेशन फर्स्ट में क्या है 1/ρ है। तो अगर इस रो को हम अपोजिट रेसिप्रोकल कर दें तो हम इसे लिख सकते हैं 1/ρ बराबर, अब E/J था इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी हो जाएगा बच्चा आपके पास J/E, ठीक है, J/E। इक्वेशन क्या मान लें इसको हम 2, ठीक है, इक्वेशन 2। तो ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 व 2 की जब तुलना करेंगे तो समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, ठीक है, तो जब कंपेयरिंग कर देंगे तो ध्यान दीजिएगा कि एक साइड क्या है इसका, एक पक्ष क्या है बराबर है, तो दूसरे पक्ष कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए सिग्मा किसके बराबर हो जाएगा, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा J/E, ठीक है, किसके, J/E, यानी धारा घनत्व और अपान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो हम इसे लिख सकते हैं OR करके हम बच्चा इसे लिख सकते हैं कि जो J होगा यानी धारा घनत्व होगा ये बराबर हो जाएगा सिग्मा E के। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन होता है धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में वो ये होता है कि धारा घनत्व बराबर होता है विशिष्ट चालकता इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। तो हम इसे बोलेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है ना। तो अब हम अगले टॉपिक को देखने वाले हैं ना। तो अगला टॉपिक है आपके पास प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों के संयोजन आप दो तरह से कर सकते हैं, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। तो सबसे पहले हम एक नंबर को जानेंगे। पहला नंबर आपके पास होगा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। जैसे डायग्राम बनाते हैं वही इसकी थ्योरी लिख लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 3 प्रतिरोध हैं, ठीक है, 3 प्रतिरोध हैं और तीनों प्रतिरोध कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। तीनों प्रतिरोध कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और ये जो प्रतिरोध हैं वो कैसे कैसे हैं, मान लेते हैं एक R1 है, एक R2 है और एक R3 है, ठीक है। अब इन प्रतिरोधों का जो संबंध होगा ना, इन प्रतिरोधों का जो संबंध होगा, इन प्रतिरोधों का संबंध हम किसी न किसी बैटरी से कर देंगे, ठीक है, किसी न किसी बैटरी से कर देंगे, ठीक है। बैटरी से कर दिया, मान लिया ये बैटरी क्या है B हो गई, तो बैटरी हम लिखे दे रहे हैं फिलहाल, तो ये क्या हो गई आपके पास बैटरी हो गई। इसका एक सिरा कैसा होगा धनावेश, एक कैसा होगा ऋणावेश, ठीक है। अब अगर इस बैटरी से धारा प्रवाहित होगी तो मान लेते हैं धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रही है, बाद में निकल के कितनी आएगी आपके पास, वो भी I आएगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा
इस पॉइंट से ये टर्मिनल क्या मानते हैं हम, ये टर्मिनल मान लेते हैं आपके पास, ये जो टर्मिनल है ये वाला टर्मिनल आपके पास ए है ना, ये टर्मिनल आपके पास, ये टर्मिनल आपके पास ए है, ठीक है। इधर आपके पास क्या है, एक दूसरा टर्मिनल बी है, ठीक है। इन्हीं के मध्य आपके 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। अब जो धारा है इन तीनों प्रतिरोधों में तो समान रहेगी, एक जैसी रहेगी, लेकिन इनके जो विभवांतर होंगे प्रत्येक सिरे पर अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं R1 पर कितना है V1, ठीक है, R1 पर कितना है V1, और R2 पर कितना है, R2 पर है V2, ठीक है, R2 पर कितना है V2, और R3 पर कितना है V3। तो ध्यान दीजिएगा कि R1 सिरे पर जो विभवांतर आएगा, ठीक है, R1 सिरे पर हम यहाँ पे लिखे ले रहे हैं कि R1 सिरे पर, R1 सिरे पर विभवांतर, तो बताओ विभवांतर कितना होगा, क्योंकि V बराबर फार्मूला क्या होता है, V बराबर IR, ठीक है। तो अगर यहाँ पे R1 सिरे पर निकालना है तो हमें उस पर विभवांतर कितना मानना है, V1। धारा कैसे रहेगी, तीनों सिरों पर इक्वल, तो धारा कैसे रहेगी, इक्वल रहेगी। तो इसी प्रकार जरा बताइए सिमिलरली अगर सिमिलरली हम इसी प्रकार से निकालेंगे तो V2 कितना हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा IR2, एंड V3 किसके बराबर होगा, V3 बराबर हो जाएगा IR3। तो बताओ बच्चा, इस टोटल जो परिपथ है, चालक है, तो टोटल इसमें विभवांतर कितना होगा, टोटल पोटेंशियल कितना होगा, टोटल पोटेंशियल की अगर बात करें तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, तो टोटल पोटेंशियल यानी V बराबर किसको हो जाएगा, सभी भाइयों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे आपस में, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ध्यान दीजिएगा, वैल्यू पुट कर रहे हैं तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 की वैल्यू कितनी है IR1, V2 की IR2, V3 की IR3। तो यहाँ से इन तीनों में क्या कॉमन है, I कॉमन है, इसको बाहर लिखेंगे, बाकी सबको ब्रैकेट में कर लेंगे। तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ध्यान दीजिए I कहाँ लेके आ रहे हैं, इसके अगर अपान में ले आए तो हम लिख सकते हैं V अपान I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। ओम्स लॉ या बाई ओम्स लॉ लिख सकते हैं हम, तो लिखेंगे तो बाई ओम्स लॉ। तो बाई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो V अपान I होता है वो कैपिटल R के बराबर होता है ना, इसलिए R बराबर किसके हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो आपके पास जो फार्मूला आएगा श्रेणी क्रम के लिए वो क्या आएगा, कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी टोटल जो रेजिस्टेंस होगा उन तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा टोटल, तो वो कैपिटल R शो करेगा, ठीक है। तो R1 प्लस R2 R3 का जो योग होगा वो टोटल रेजिस्टेंस होगा। अब यदि मान लें कि परिपथ में, ठीक है, या यदि हम ये मान लें कि परिपथ में 2 प्रतिरोध जुड़े हैं, तो हम लिखे ले रहे हैं, यदि परिपथ में 2 प्रतिरोध जुड़े हैं, कितने, 2 प्रतिरोध जुड़े हैं, 2 प्रतिरोध जुड़े हैं, ठीक है। तब बताओ जरा कि जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा। तो तब तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस का R2, ठीक है, कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस का R2। इसी तरह से अगर मान लो कि कितने प्रतिरोध जुड़े हैं, प्रतिरोधों की जो संख्या है, जो रेजिस्टेंस ऑफ नंबर है, या रेजिस्टेंस ऑफ नंबर हम लिख सकते हैं, तो रेजिस्टेंस ऑफ नंबर कितने हैं, मान लो कि n है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, तब जरा ध्यान दीजिएगा, तब क्या हो जाएगा, जो तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है, प्लस डॉट 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 कहाँ तक जोड़ेंगे हम, Rn, यानी प्रतिरोधों की संख्या कितनी हो जाएगी, n तक हम जितने भी होंगे सभी को इसी तरह से प्लस में ऐड करते हुए जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की, यानी प्रतिरोधों के संयोजन से ही रिलेटेड, यानी कि समांतर क्रम संयोजन की बात करने वाले हैं, ठीक है। किसकी बात करने वाले हैं, समांतर क्रम संयोजन की बात करने वाले हैं। तो समांतर क्रम जो संयोजन होता है, समांतर क्रम संयोजन को हम बोलते हैं एक अन्य नाम से, उसका नाम होता है पार्श्वक्रम संयोजन। कैसा होता है, पार्श्वक्रम संयोजन भी बोलते हैं इसे, और क्या बोलते हैं, पार्श्वक्रम संयोजन भी बोलते हैं। क्लियर है ना।
तो देखिए इसमें कैसे इसके लिए जो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे कैसे गणना करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो टर्मिनल बना लेते हैं। मान लेंगे कि ये एक टर्मिनल ए है और आपके पास कैसा है, एक टर्मिनल बी है, और कैसा है, टर्मिनल बी है। ठीक है, इन टर्मिनलों के बीच हम क्या करते हैं, 3 प्रतिरोध जोड़ देते हैं। कितने प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, 3 प्रतिरोध और हम ऐड कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जब 3 प्रतिरोध ऐड करेंगे वो क्या मान लेते हैं, वो मान लेते हैं कि R1 है, R2 है और क्या है, R3 है। अब इन दोनों टर्मिनलों का जो संबंध होता है ना, इन दोनों टर्मिनल का संबंध हम क्या करते हैं, किसी ना किसी बैटरी से कर देंगे। ठीक है, किसी ना किसी बैटरी से कर देंगे। ठीक है, तो बैटरी क्या है, मान लेते हैं बैटरी कितनी है आपके पास, बैटरी बी है, जिसका सिरा क्या है, जिसका सिरा एक है धनावेशित, एक क्या होगा, ऋणावेशित। तो आपकी जो धारा प्रवाहित होगी टर्मिनल ए की और प्राप्त भी कितनी होगी, धारा आई ही प्राप्त होगी। लेकिन ये 3 खंडों में अलग अलग विभक्त हो रही है। तो ठीक है, हम R1 में क्या मानेंगे, R1 में मान लेते हैं I1 और R2 में क्या मान लेते हैं, I2 मान लेंगे R2 में। ठीक है, R3 में कितना मानेंगे, R3 में मान लेते हैं कि I3 है। और इन तीनों जो खंड है या प्रतिरोध है जो समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें जो कुल विभवांतर होगा V वो कैसा रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, कुल विभवांतर कैसा रहेगा, समान रहेगा। तो हम देखो क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना या हम बोलेंगे प्रतिरोध R1 के सिरों पर, या प्रतिरोध R1 के सिरे पर, प्रतिरोध R1 के सिरे पर, ठीक है, तो R1 के सिरे पर जो धारा होगी I1, तो I1 किसके बराबर होगी, ठीक है, I1 बराबर हो जाएगी V अपान R1 के, किसके, V अपान R1 के। ठीक है, इसी प्रकार या हम लिख सकते हैं सिमिलरली, तो R2 और R3 पर, R2 एंड R3 पर, ठीक है, R3 पर कितनी धारा होगी, तो हो जाएगी बच्चा I2 बराबर V अपान R2 एंड I3 बराबर किसके हो जाएगा, V अपान R3। तो टोटल करंट या कुल धारा कितनी होगी, टोटल करंट या कुल धारा की अगर हम बात करें तो कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा कि जो I होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो ये आपके पास धाराएं I1, I2, I3 जो हमने काउंट की है प्रतिरोध R1, R2, R3 के सिरों के बीच, ठीक है, उन सभी भाइयों की क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम ओवर करके क्या लिख सकते हैं, ओवर करके लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 की जगह पे V अपान R1 प्लस I2 की जगह पे लिख सकते हैं V अपान R2। ठीक है, I3 की जगह पे लिख सकते हैं V अपान R3। ठीक है, अब यहाँ से देखो V यहाँ से आपका कॉमन मिल रहा है, इस वाले टर्म से भी V कॉमन मिल रहा है, इस वाले भी टर्म से V कॉमन मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन भाई साहब लोगों को हम कॉमन ले लेंगे। तो हम लिख सकते हैं I बराबर V, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। V कहाँ लिया है, इसके बटे में लिया है, तो हम ओवर करके लिखेंगे जो I अपान V है। ठीक है, जो I अपान V है वो किसके बराबर है, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 के बराबर है। इक्वेशन क्या मान लेंगे इसे, फर्स्ट, इक्वेशन क्या मानेंगे, फर्स्ट। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगा आपके पास, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी V बराबर IR, कितने आएगी, V बराबर IR। ठीक है, तो हमें क्या करना है, I अपान V की वैल्यू निकालनी है, I अपान V की वैल्यू निकालनी है, I अपान V की वैल्यू निकालनी है। तो I अपान V किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपान R के बराबर होगा। ठीक है, इक्वेशन क्या मान लेंगे इसे 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ध्यान दीजिए, जब दोनों की तुलना करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, आपके पास आएगा 1 अपान R बराबर किसके, 1 अपान R1 के प्लस 1 अपान R2 के प्लस 1 अपान R3 के। ठीक है, तो आपके पास जो तुल्य प्रतिरोध के लिए फार्मूला आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा बच्चा 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ठीक है, अब यदि हम मान लें कि जो परिपथ है आपके पास, जो सर्किट है ना, परिपथ में 2 प्रतिरोध जुड़े हैं, कितने हैं, परिपथ में
दो प्रतिरोध जुड़े हैं, दो प्रतिरोध जुड़े हैं, ठीक है। कितने प्रतिरोध जुड़े हैं? दो प्रतिरोध जुड़े हैं। तब तब बताइए कितना फार्मूला आएगा, देखिए ध्यान से। तो सभी भाई लोगों को कैसे जोड़ेंगे हम? इसी तरह से जोड़ेंगे, एक कम कर देंगे तो लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2, जब ये दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होंगे। मान लो n जुड़े हैं, ठीक है, n जुड़े हैं, तो n के लिए कितना हो जाएगा? n के लिए क्या फार्मूला होगा? n के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो देखिए 1/R बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 करते हुए चले जाएंगे, फिर ऐड लास्ट में क्या करेंगे 1/Rn। यानी इसका मतलब क्या है? Rn का मतलब कि है ये nवा प्रतिरोध होगा, ठीक है। तो इन भाई साहब लोगों को क्या करेंगे, इस तरह से ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये फार्मूला किसके लिए होता है? ये फार्मूला होता है समांतर क्रम संयोजन के लिए, ठीक है। ये फार्मूला किसके लिए होता है? ये फार्मूला होता है समांतर क्रम संयोजन के लिए। और समांतर क्रम संयोजन के एक अन्य नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है? पार्श्वक्रम संयोजन, ठीक है। उसका नाम क्या है? पार्श्वक्रम संयोजन। तो अब बात करेंगे हम अगले टॉपिक की, ध्यान से देखिएगा। तो जो आपके पास टॉपिक है वो है जूल का नियम, ठीक है। कौन सा नियम? जूल का नियम। तो ध्यान से देखिए ये नियम क्या है, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार, है ना, इस नियम के अनुसार यानी जूल के नियम के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, है ना। किसी विद्युत चालक के अंदर, ठीक है, किसी विद्युत चालक के अंदर ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होने की दर, ठीक है, किसी विद्युत चालक के अंदर ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होने की दर। तो मान लेते हैं वो जो ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होने की दर है वो कितनी है? W/T है। कितनी है? W/T है। तो क्या हो रही है? उस चालक के प्रतिरोध, ठीक है, उस चालक के प्रतिरोध मान लेते हैं कैपिटल R होगा, है ना, एवं उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग, ठीक है, धारा के वर्ग। तो मान लेते हैं धारा क्या होगी? I होगी, ठीक है, उसका क्या है? वर्ग यानी स्क्वायर, ठीक है, धारा का वर्ग के गुणनफल। किसका गुणनफल? प्रतिरोध और उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग का गुणनफल। तो मान लेते हैं I² इंटू क्या हो जाएगा? ये I² हो जाएगा इंटू में R, ठीक है। किसके बराबर होता है? गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती होता है। कौन होता है? ये जो ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होने की दर होती है ना, ये होती है। यानी कि हम ये प्रोपोर्शनल का निशान भी लगा सकते हैं, है ना। प्रोपोर्शनल का निशान या समानुपाती होती है, या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो W/T है, ठीक है, जो W/T है वो बराबर किसके हैं? I² R के हैं। किसके हैं? W/T जो है यानी ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होने की जो दर है वो I² R के बराबर है। क्लियर है ना। यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो हम ये मान के चलते हैं जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है? 1 है, ठीक है, उसको मान के चलना है, ठीक है। ओवर करके हम क्या लिख लेंगे? W/T = I² R। या हम इसे ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि जो W है यानी जो ऊर्जा होगी, तो ऊर्जा जो ऊष्मीय ऊर्जा होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? I² R इंटू T, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा? W = I² R इंटू T, ठीक है। तो जूल का नियम क्या है कि किसी विद्युत चालक के अंदर, किसी विद्युत चालक के अंदर ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होने की दर यानी W/T उस चालक के प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा के, ठीक है, उस चालक में या उस चालक के प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के गुणनफल के समानुपाती होती है। क्लियर है ना। यानी W/T किसके प्रोपोर्शनल होगा? I² इंटू R के बराबर होगा। क्लियर है, याद है? क्लियर है ना। इसके जो एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम जूल के नियम कहाँ कहाँ पे फॉलो होते हैं ध्यान दीजिएगा। जैसे तेज पंखे चल रहे हो, ठीक है, तो पंखे चलेंगे तो पंखों का गर्म होना, पंखों का गर्म होना, ठीक है। और हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे नंबर 2 की बात करें, हीटर का गर्म होना, ठीक है, हीटर में जो नाइक्रोम का तार होता है उसका गर्म होना, है ना, हीटर का गर्म होना। और अगर हम बात करें तो जैसे जो रोड नहीं होती, एक छड़ होती है जल को जो गर्म करती है, तो एक छड़
छड़ से जल का गर्म होना, जल का गर्म होना, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये इसी के अंतर्गत आते हैं जूल के नियम के अकॉर्डिंग, है ना। इन्होंने देख लिया कि अगर कोई इन्होंने समझा कि कोई अगर परिपथ है, परिपथ में अगर धारा प्रवाहित हो रही है, तो परिपथ में अगर जब धारा प्रवाहित होगी तो धारा के कारण क्या होगा, धारा जो होगी किसी ना किसी अवरोध के कारण रुकेगी कहीं ना कहीं, है ना। तो अगर कोई वायर हो गया किसी में प्रवाहित हो रही होगी तो उसमें किसी ना किसी अवरोध से रुकती है, यानी जो प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध यानी अवरोध उसको जाने से रोकेगा। अब अगर कोई चार्ज है, गतिशील है, अचानक वो रुक रहा है तो उसकी एनर्जी कुछ डाउन हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी, है ना। उसकी जो वेलोसिटी होगी कम होगी तो एनर्जी कम होगी। अब वो एनर्जी कम हो रही है तो ऊर्जा संरक्षण के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ऊर्जा संरक्षण के अकॉर्डिंग वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो एब्जॉर्ब होगी ही ना, किसी ना किसी रूप में रूपांतरित हो जाएगी। अब मान लेते हो किस में रूपांतरित हो गई होगी, वो रूपांतरित हो जाएगी थर्मल एनर्जी में, ठीक है, यानी ऊष्मीय ऊर्जा में। क्लियर है ना। तो हम देखेंगे अब अगले टॉपिक को। तो अगला टॉपिक है आपके पास विद्युत ऊर्जा, ठीक है। क्या है? विद्युत ऊर्जा, यानी कि जो ऊष्मीय ऊर्जा बात कर रहे थे तो उसी के रिलेटेड है ये कि विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब हम किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, जब हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या प्रवाहित की जाती है तो उस परिपथ में क्या होता है, उस परिपथ में ऊर्जा हानि होती है, ठीक है। उसमें क्या होती है? ऊर्जा हानि होती है। तो इस ऊर्जा हानि को ही, ठीक है, इस ऊर्जा हानि को ही हम क्या बोलते हैं? परिपथ की विद्युत ऊर्जा। समझ में आ रहा है ना। परिपथ की विद्युत ऊर्जा किसे बोलते हैं? जब हम किसी परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उस परिपथ में ऊर्जा हानि होती है, ठीक है, उस परिपथ में कुछ ऊर्जा हानि होती है, उस ऊर्जा हानि को ही हम क्या बोलेंगे? परिपथ की विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि अगर कोई आपके पास धारा आई है t सेकंड तक प्रवाहित की जा रही है तो उस परिपथ का जो आवेश हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? I इंटू टी के हो जाएगा, ठीक है। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? किया गया कार्य कितना हो जाएगा? Q इंटू वी, यानी उस परिपथ का जो विभवांतर होगा उसके गुणनफल के गुणन कर ले, उसे गुणा कर लेंगे, है ना। तो W बराबर क्या आ जाएगा? तो W बराबर आ जाएगा Q बराबर IT बताया आपको, है ना, इंटू क्या हो गया? V। तो आपके पास W का फार्मूला क्या आ जाएगा? VIT। क्या आएगा? W का फार्मूला आएगा VIT। अब ये किया गया कार्य है तो मात्रा क्या होगा? जूल, ठीक है, मात्रा क्या होगा? जूल, क्योंकि ये जो किया गया कार्य ही होता है ना, यही विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगा, ठीक है। ये जो किया गया कार्य है यही विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए हम फार्मूले जो डेरिवेशन देखेंगे ना, इसके लिए जो फार्मूले या हम डेरिवेशन देखेंगे उसी की बात कर रहे हैं, है ना। फार्मूलाज होंगे आपके, जो फार्मूलाज होगा तो देखिएगा W बराबर VIT आ गया। अब ओम के नियम के अकॉर्डिंग, ओम के नियम के अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो कहता है कि V बराबर IR, V बराबर IR होता है। तो ध्यान दीजिएगा W बराबर क्या है? VIT इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। तो बाई फर्स्ट हम ये कर दें, जहाँ V दिख रहा है वहाँ पे क्या लिख दें? IR लिखें। तो ध्यान से देखना, इसलिए W बराबर फार्मूला क्या आएगा? W बराबर हो जाएगा आपके पास IR इंटू IT। तो आपके पास जो फार्मूला आएगा वो आ जाएगा W बराबर I स्क्वायर RT, ठीक है, W बराबर I स्क्वायर RT, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या मान लें इसको? सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी हमने किसको चेंज किया? V को चेंज किया, ठीक है। अब अगर हम किसको चेंज कर दें? I को चेंज करें, ठीक है। अगर हम I को चेंज करें तो ध्यान देना, तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा V बटे R, है ना। इसलिए बाई फर्स्ट, फिर से देखो जरा ध्यान से, बाई फर्स्ट तो हो जाएगा W बराबर V और इंटू I की जगह पे क्या लिख सकते हैं? V बटे R इंटू क्या हो गया? T हो गया, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं W बराबर V स्क्वायर बटे R इंटू टी, ठीक है, V स्क्वायर बटे R इंटू टी। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी? ये थर्ड। ये सब किस में है? जूल में है। अब इन भाई साहब को जो W होगा ना, W जो होगा ये कहाँ में? अभी फिलहाल किस में है? ये जूल में है। तो इसको अगर हम कैलोरी में बदलेंगे, ठीक है, कैलोरी में बदलेंगे तो ध्यान देना क्या हो जाएगा? VIT अपान क्या लिखेंगे? 4.2, ठीक है। अभी किस में हो जाएगा? कैलोरी में हो जाएगा। किस में होगा? कैलोरी में होगा। तो ये जो W है ना, W यानी 4.2, ये भी डिवाइड करेंगे W, तो ये W किस में बदल जाएगा? ऊष्मीय ऊर्जा में। ऊष्मीय ऊर्जा में तो हम कह सकते हैं जो H बराबर जो फॉर्मूला आने वाला है वो आ सकता है आपके पास VIT अपान 4.2 इज इक्वल टू I स्क्वायर RT है। तो हम लिख सकते हैं I स्क्वायर RT
अपान 4.2 इज इक्वल टू किसके हो सकता है वी स्क्वायर इंटू टी अपान किसके 4.2 इंटू आर। क्लियर है। ये सब भाई साहब किस में आ गए, अब ये सब भाई साहब कैलोरी में आ गए, किस में आ गए, कैलोरी में आ गए। क्लियर है यहाँ तक। तो विद्युत ऊर्जा क्या है, जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस परिपथ में ऊर्जा हानि होती है, इस ऊर्जा हानि को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। क्लियर है। देखिए अगले टॉपिक को। तो अगला टॉपिक है आपके पास विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति किससे कहते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। क्या होती है विद्युत शक्ति, किसी वैद्युत परिपथ में, ठीक है, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर, ऊर्जा के क्षय होने की दर यानी W/T, ऊर्जा के क्षय होने की दर यानी W/T, जो दर होती है उसी दर को क्या बोलते हैं हम, शक्ति कहते हैं। यानी जो W/T है इसी को हम क्या बोलेंगे, शक्ति बोलेंगे। यानी इसे जो हम, इसका जो सिंबल होता है वो होता है P, तो इसे हम किससे बनाएंगे, P से बनाएंगे। तो ये जो P बच्चा है आपके पास कैपिटल P, ये क्या है, वैद्युत शक्ति, या हम बोल सकते हैं शक्ति। ठीक है, वैद्युत शक्ति या शक्ति। तो हम पूरा लिखे दे रहे हैं विद्युत शक्ति। और ये जो T है W/T है, ये जो पूरा टर्म है आपका W/T, इस टर्म को बोलते हैं ऊर्जा क्षय होने की दर या ऊर्जा क्षय होने की दर। क्या बोलते हैं इसे, ऊर्जा क्षय होने की दर, ऊर्जा क्षय होने की दर। ठीक है, ऊर्जा क्षय होने की दर। यहाँ हम ऐसे भी दूसरी परिभाषा बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, टी क्या है, समय होगा। तो जब टी समय होगा तो टी समय को हम मान सकते हैं एकांक समय। कैसा मान लें, एकांक समय मान लें। तो एकांक समय में W क्या है, यहाँ पे ऊर्जा होगी। ठीक है, ऊर्जा होगी या विद्युत ऊर्जा बोल सकते हैं। तो ऊर्जा में होने वाले क्षय को, ठीक है, एकांक समय में ध्यान दीजिएगा, एकांक समय में ऊर्जा में होने वाले क्षय को, ऊर्जा में होने वाले क्षय को, ऊर्जा में होने वाले क्षय को क्या बोलते हैं, ऊर्जा में होने वाले क्षय को क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति। क्या बोल सकते हैं, एकांक समय में ऊर्जा में होने वाले क्षय को विद्युत शक्ति कहते हैं। क्लियर है ना। इसको मिटा दे रहे हैं, फिर देखो इसके हम यूनिट वगैरह की बात करें। चलो हम डायरेक्टली मिटाएंगे नहीं, ऐसे लिखे दे रहे हैं फिलहाल। तो देखो इसकी जो यूनिट है, यूनिट कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। इसकी जो यूनिट होगी कितनी होगी, W/T यानी जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, एक और होती है दूसरी, याद रखना, वो होती है वाट, या पहले याद रखो दोनों होती हैं कुल मिला के, है ना, वाट या जूल प्रति सेकेंड। क्या बोल सकते हैं, वाट या जूल प्रति सेकेंड। अगर हम विमा की बात करें, ध्यान दीजिएगा, विमा की, तो शक्ति की विमा कितनी होगी, ध्यान दीजिए। तो शक्ति की विमा, शक्ति की विमा, तो शक्ति की विमा बराबर किसके हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, जूल प्रति सेकेंड, या हम क्या लिख सकते हैं, वाट लिख सकते हैं, है ना। जूल प्रति सेकेंड लिख लें या वाट लिख लें। तो जूल प्रति सेकेंड यानी जूल को हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, जूल को तोड़ के हम लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, है ना। अपान में क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो अगर हम न्यूटन मीटर को तोड़ के लिखें तो न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू न्यूटन मीटर, ऑलरेडी मीटर गुणे में था तो मीटर अपान क्या हो जाएगा, ये सेकेंड अपान में ऑलरेडी था तो क्या हो जाएगा सेकेंड। तो कुल मिला के हम इसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर 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 स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड हो गया सेकेंड क्यूब, ऊपर आएगा सेकेंड की पावर -3। ठीक है, तो आपके पास जो विमा आ जाएगी, तो विमा आएगी आपके पास, विमा हो जाएगी बच्चा, ब्रैकेट में लिखेंगे m, किलोग्राम को m से, मीटर स्क्वायर को L2 से, है ना, मीटर स्क्वायर को लिखेंगे L2 से, तो सेकेंड की पावर -3 को लिख सकते हैं t की पावर -3, t की पावर -3। क्लियर है ना, ओके। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक। ये लेक्चर कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं और अगला वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकूं। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।